नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुत पहले कहा था मैंने 4 मई दीदी गई, तो 4 मई आई और दीदी गई। ममता बनर्जी के शासन की विदाई हो गई और मेरा मानना है कि उनकी राजनीतिक विदाई भी हो गई है इसी चुनाव नतीजे के साथ। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वही स्थिति असम में है। लेकिन आज बात पांचों राज्यों की नहीं, आज बात केवल पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के इस जनादेश का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? आप कह सकते हैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। 15 साल का ममता बनर्जी का शासन जा रहा है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट फ्रंट और उसके बाद टीएमसी, तीनों के शासन की विदाई हो गई। लेकिन ये सब बातें मेरी नज़र में गौड़ हैं। प्रमुख क्या है, असली मुद्दा क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का एक और राज्य में जीत जाना या उसकी सरकार बन जाना नहीं है। ये बड़ी स्वाभाविक बात है चुनावी राजनीति में। किसी पार्टी की किसी राज्य में सरकार बन जाए, कोई सत्ता से बाहर जाए, कोई सत्ता में आ जाए, फिर वो बदल जाए। ये सामान्य प्रक्रिया है चुनावी राजनीति की, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। क्या अनहोनी हुई है, क्या नया हुआ है, क्या स्थायी रूप से बदला है, बात इसकी होनी चाहिए। पहले छोटे मुद्दे, जो 49 साल बाद 49 ईयर्स के बाद कोई नेशनल पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है। मैं सीपीआई को जो है नेशनल पार्टी नहीं मानता। वो भले ही चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में औपचारिक तौर पर नेशनल पार्टी का दर्जा उनको मिला हुआ हो, लेकिन जो पार्टी 100 साल पहले बनी थी, सीपीआई बनी थी 1925 में, उसी साल जिस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था। 100 साल की यात्रा में भी, और 80 साल की लगभग जो है आज़ादी के बाद की यात्रा देख लें, तो 3 राज्यों से बाहर वो नहीं जा पाई। पहली उसकी राज्य सरकार केरल में बनी थी और ये आखिरी राज्य सरकार थी जो अभी जा रही है चुनाव में। वैसे भी केरल में सीपीएम नहीं थी। केरल में जो पार्टी थी वो पिनराई विजयन की पार्टी थी। सीपीएम के किसी राष्ट्रीय नेता की ये हैसियत नहीं थी कि केरल में कोई हस्तक्षेप कर सके। तो अब केरल से भी विदाई हो गई। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से पहले विदाई हो गई थी। इन 3 राज्यों के अलावा 80 साल की मेहनत में भी लेफ्ट पार्टीज कहीं सरकार नहीं बना पाई, कहीं सत्ता में नहीं आ पाई। और धीरे धीरे करके 15 साल से पश्चिम बंगाल में बाहर है और 10 साल से त्रिपुरा में बाहर है। अब कितने दशक तक केरलम से बाहर रहेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर लौटकर आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। जिस तरह से डेमोग्राफी बदली जा रही थी और राज्य सरकार की मदद से बदली जा रही थी, राज्य सरकार के प्रयास से बदली जा रही थी, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा था, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। लोग मजाक में बोलने लगे थे कि अगर ममता बनर्जी 1-2 बार और मुख्यमंत्री बन गई तो पश्चिम बंगाल वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा भारत के लोगों को। ये स्थिति आने से बच गई। तो पहला असर जो हुआ है वो राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई है, देश की सीमा मजबूत हुई है, बांग्लादेश से लगी हुई है। अब घुसपैठियों का आना लगभग बंद हो जाएगा। कोई चीज़ 100% तो आप अचीव कर नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम अगर आप अचीव कर लें तो वो बड़ी सफलता मानी जाती है। जैसे नक्सलवाद ख़त्म हो गया है, लेकिन छिटपुट घटनाएं नक्सलवाद की नहीं होंगी ये नहीं कह सकते। दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे महत्व की बात है और देश के लिए भी होनी चाहिए और सनातन धर्म के लिए सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी हिंदुत्व की घर वापसी हुई है। अब आप कहेंगे घर वापसी का क्या मतलब? पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से राष्ट्रवादी हिंदुत्व का गढ़ रहा है। यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1880 से राष्ट्रीय हिंदुत्व का झंडा उठाकर चल रहे थे। वंदे मातरम उन्होंने लिखा है, जो आज भी गाया जा रहा है, जिसको कांग्रेस ने काट दिया था, सिर्फ 2 स्टेंजा तक सीमित कर दिया था। अब वो पूरा गीत गाया जाने लगा है इस साल से। ये संकेत था पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की वापसी का। दूसरा, घर वापसी क्यों कहा मैंने? जनसंघ की स्थापना
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 1930 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्होंने वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ज्वाइन की और 1946 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही कि पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, जब पंजाब का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है तो बंगाल का क्यों नहीं? तो पश्चिम बंगाल विभाजन के समय मिला था भारतीय हिंदुओं के लिए, जिसकी डेमोग्राफी अब तेज़ी से बदल रही है। 30% मुसलमान हो गए और 5 साल और ममता बनर्जी रहती तो 40, 45, 50 तक भी पहुंच सकता था। दूसरी बात, अक्टूबर 1951 में 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। भाजपा को पूरे देश में 3 लोकसभा सीटें मिली। 3 में से 2 सीटें पश्चिम बंगाल से मिली। एक दक्षिण कलकत्ता से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीते। और याद रखिए कि वो पश्चिम बंगाल की, खासतौर से कोलकाता की बात करें तो उसके भद्रलोक को रिप्रेजेंट करते थे। पढ़े लिखे, वाइस चांसलर, राजनीतिक रूप से सक्रिय, पश्चिम बंगाल का हित सोचने वाले और राष्ट्रीयता की बात करने वाले। दूसरी सीट जो जीती थी भारतीय जनसंघ, वो थी झारग्राम मेदिनीपुर की, जिस पर दुर्गाचरण बनर्जी विजयी हुए थे। दोनों भद्रलोक से आते थे। अब इस बात को समझिए कि भाजपा की जड़ें कहाँ थी, शुरू कहाँ से हुई। तीसरी सीट जो भारतीय जनसंघ को मिली थी राजस्थान के चित्तौड़ से, वहाँ से उमाशंकर त्रिवेदी जीते थे। तो जो 3 सीटें मिली, तो मतलब आप देखिए 2/3 सीटें पश्चिम बंगाल से मिली बीजेपी को। और संघ परिवार का जो वैचारिक परिवार है, उसमें हिंदू लेखन में सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर से 4 दशक पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हिंदू राष्ट्रवाद की अलग जगा रहे थे, हिंदू राष्ट्रवाद पर लिख रहे थे। वंदे मातरम का मैंने जिक्र किया ही। यहीं से पश्चिम बंगाल से ही भारत माता की जय का नारा चला। पश्चिम बंगाल से ही जय हिंद का नारा निकला, जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो हिंदू राष्ट्रवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई। ये अफसोस की बात है कि उसके बाद जिन दलों का शासन आया, पहले कांग्रेस आई, उसने हिंदू राष्ट्रवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल रही। उसके बाद आई सीपीएम। कांग्रेस पहले 30 साल, फिर सीपीएम रही 34 साल। हिंदुत्व विरोध का सबसे प्रबल राजनीतिक औजार जो पार्टी बनी, वो थी लेफ्ट पार्टीज, खासतौर से सीपीएम। मुसलमानों को बढ़ाना, डेमोग्राफी को बदलना, हिंदुत्व को हर स्तर पर, ज़मीनी स्तर से लेकर नैरेटिव के स्तर तक, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड तक, हर जगह हिंदुत्व को दबाने कुचलने का काम सीपीएम ने किया। कम्युनिस्टों से बड़ा इस्लामी जिहादियों का समर्थक कोई नहीं है दुनिया में। उसके बाद ममता बनर्जी आई, वो सीपीएम से भी आगे निकल गई। उनको लगा कि अगर सत्ता में लगातार बने रहना है तो हिंदुओं को दुत्कारो और मुसलमानों को पुचकारो। इसी नीति पर चली और इस नीति पर चलते हुए वो देश विरोधी होने तक चली गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके लिए प्रिय हो गए और पश्चिम बंगाल के हिंदू बंगाली जो है उनके दुश्मन हो गए। उनको मालूम था, और जो सारे तथाकथित सेकुलरिस्ट को पता होता है, कि हिंदुओं का एक वर्ग सेकुलरिज्म के झांसे में आकर हमारा साथ देगा, हिंदुओं का विरोध करेगा। साथ दें आप किसी पार्टी का, वो अलग बात है। हिंदुत्व का, सनातन का विरोध करें। ये देश में काफ़ी समय से कह रहा हूँ, हिंदू धीरे धीरे जाग रहा है। हिंदू एक साथ नहीं जागता। हिंदू जागता है तब जब उसे लगता है कि अब अस्तित्व पर खतरा आ गया है, जो पश्चिम बंगाल में आ गया। और वही कहानी आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में डीएमके के पिता पुत्र, मतलब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन का बयान वो याद कीजिए कि सनातन धर्म बीमारी है, एड्स है, मलेरिया है, पता नहीं क्या क्या कहा, और इसका समूल नाश होना चाहिए।
आज उस पार्टी का और उस परिवार का समूल राजनीतिक नाश हो रहा है। तो सनातन का नाश करने का सपना देखने वाले, उनका क्या हश्र होता है, ये 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव बता रहे हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसी तरह असम में 33% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि जो नई जनगणना होगी उसमें 40% आएगी संख्या मुसलमानों की। तो पहले उत्तर प्रदेश, फिर असम और अब पश्चिम बंगाल। मुस्लिम वोट का वीटो नरेंद्र मोदी की पार्टी ने ख़त्म कर दिया है कि मुसलमान 40% तक हों तब भी उनका वीटो नहीं चलेगा। ये करके दिखाया है, केवल बोलने की बात नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी और सबसे शुद्ध जो है वो बंगाली पार्टी है। मैंने बताया उस भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुनाव में जो 3 सीटें जीती उसमें से 2 पश्चिम बंगाल से जीती। लेकिन जिस तरह की राजनीति उसके बाद चली, दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज़्यादा समय तक रहे नहीं। तो पश्चिम बंगाल से भाजपा का ध्यान कहें या कहें पश्चिम बंगाल में भाजपा का दूसरी कतार का नेतृत्व नहीं था, इसलिए भाजपा कमज़ोर पड़ती गई। पहले कांग्रेस ने दबाया, फिर लेफ्ट फ्रंट ने और उसके बाद ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने सीधी लड़ाई सनातन धर्म से मोल ली, हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाया। जो अभियान सीपीएम ने शुरू किया था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। कोई ऐसा त्यौहार नहीं हुआ हिंदुओं का पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के रहते, उससे पहले सीपीएम के रहते भी, जिस पर हमला न हुआ हो। हर त्यौहार पर, हर जुलूस पर हमला होता रहा। जय श्री राम बोलना एक तरह से जो है अपराध बन गया पश्चिम बंगाल में। आपको याद है 2021 का चुनाव, जब कुछ बच्चों ने बोल दिया था, जय श्री राम का नारा लगा दिया था, ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था, रोक कर कहा पुलिस से कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका जवाब इस चुनाव में एक संभ्रांत महिला ने दिया। कहा जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते, अल्लाह अकबर बोल सकते हैं और जय श्री राम नहीं बोल सकते, ऐसा कैसे? कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो अपने को बहुत काबिल समझते हैं, उनका तर्क सुनिए कि राम जो है पश्चिम बंगाल में नहीं चल सकते। ये सही बात है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, ये इलाके शक्तिपीठ हैं, ये देवी के पूजा की जगहें हैं। काली की पूजा होती है, लेकिन राम पश्चिम बंगाल की संस्कृति में नहीं है, उसमें फिट नहीं हो सकते, उसमें राम को नहीं शामिल किया जा सकता। ये दिमागी दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? आपने रामायण के बारे में सुना होगा, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। तमिल में जो रामायण है उसका नाम है कुम्भन रामायण, और बांग्ला में भी रामायण है, आपको पता है। बहुत लोकप्रिय रामायण है जिसका नाम है कृतिवास रामायण। पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर घरों में कृतिवास रामायण की प्रति मिलेगी। ये बुद्धिमान लोग ये क्या कह रहे हैं कि कृतिवास रामायण में राम नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ जो कह रहे हैं वो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी समझ क्या है। लेकिन समझ नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता। ये एक नैरेटिव के तहत, एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि सनातन जो है हर प्रदेश, भारत के हर प्रदेश की संस्कृति में नहीं है, और राम तो कई प्रदेशों की संस्कृति में नहीं है। राम भारत की सनातन धर्म की आत्मा है। राम के बिना सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। तो राजनीति के लिए आप राम को गाली देने के लिए तैयार हैं, आप राम का तिरस्कार करने के लिए तैयार हैं, आप ये बोलने के लिए तैयार हैं कि पश्चिम बंगाल में राम नहीं चलेंगे। राम हर समय में, हर युग में, हर जगह पर चलेंगे। ये गलतफहमी इन लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये बात जो है हिंदुओं ने साबित करके दिखा दी कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम चलेगा, अल्लाह अकबर नहीं चलेगा। तो हिंदू राष्ट्रवाद जो उसका ओरिजिनल
जो उसका स्वाभाविक घर है, वहाँ वो लौट कर आया है आज़ादी के 79-80 साल बाद। और 49 साल बाद, जैसा मैंने कहा कि पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में आई है पश्चिम बंगाल में। आप देखते रहिए, पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बदलने वाला है। एक समय था पश्चिम बंगाल आर्थिक क्षेत्र में देश का तीसरे नंबर का राज्य था, आज निचली पायदान पर खड़ा है, आज 22वें-23वें नंबर पर खड़ा है। किस तरह से सुनियोजित ढंग से यहाँ से इंडस्ट्रीज को भगाया गया, इंडस्ट्री को आने नहीं दिया गया। ताज़ा जो बजट है पश्चिम बंगाल सरकार का, जो ममता बनर्जी ने पेश किया, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और मुसलमानों की अलग अलग योजनाओं के लिए 5700 करोड़ से ज़्यादा की व्यवस्था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए सरकार का उद्देश्य क्या था। सरकार का उद्देश्य, खासतौर से इस समय बात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार का, वो है पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण। तो पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार का मतलब है कि पश्चिम बंगाल के इस्लामीकरण का जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया और वो कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। हिंदुओं को समझ में आ गया कि अगर अब नहीं जागे तो फिर जागने का मौका भी नहीं बचेगा। इसलिए आप देखिए, अंतिम नतीजे आएंगे तब स्पष्ट होगा कि 70-75 या हो सकता 80% तक चला जाए, हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये जीत हिंदुत्व की जीत है, ये हिंदुत्व के राष्ट्रवाद की जीत है, ये राष्ट्रवादी हिंदुत्व के घर लौटने की जीत है, ये राष्ट्रवादी हिंदुत्व के पुनर्जागरण की जीत है। और पुनर्जागरण ऐसी जगह से हुआ है जहाँ जो इसका उद्गम है। राष्ट्रवादी हिंदुत्व का उद्गम स्थल अगर कोई एक राज्य, किसी एक राज्य को कह सकते हैं तो वो पश्चिम बंगाल। एक बार फिर लौटकर राष्ट्रवादी हिंदुत्व पश्चिम बंगाल पहुंचा है और ये केवल पश्चिम बंगाल का नहीं, पूरे देश का पॉलिटिकल मैप बदल देगा। जो एजेंडा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी परिसीमन को लेकर कि ये पॉलिटिकल मैप बदलना चाहते हैं देश का, पश्चिम बंगाल की जनता ने बदल दिया। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आएगा, वो मस्कट में घूम रहे हैं। वो जब चुनाव चल रहा था तो वो 3 दिन के लिए अंडमान निकोबार गए थे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो जिसकी सबसे ज़्यादा चिंता, जो सबसे ज़्यादा खतरा किसी के लिए है तो वो चीन है, जो हमारा दुश्मन है। राहुल गांधी उस प्रोजेक्ट का विरोध करने गए थे। सोनिया गांधी उस प्रोजेक्ट के विरोध में लेख लिख चुकी है। तो ये पार्टी ऐसी है जो देश के दुश्मनों से हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं करती। ये पार्टी ऐसी है जो सनातन विरोधी है, सनातन को कुचलने, उसको दबाने में, उसको खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगाती है। तो एक एक करके जनता ही सफाया कर रही है इनका। भाजपा को करना सिर्फ ये था कि वो खड़ी थी, उस परिवर्तन के लिए तैयार थी, उस परिवर्तन के लिए उसने वातावरण बनाया, बाकी काम जनता ने किया है। और ये सिलसिला अब आने वाले समय में तेज होने वाला है। इस जनादेश के और बहुत सारे आयाम हैं, उन पर भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही। तो अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।